हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को क्लास मिलती है जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी करंट में न्यूज़ रहती है उन सभी को हम आपको कराते हैं ताकि आपकी जो है नॉलेज इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी को डिस्कस किए जाते हैं जीके फर्स्ट करंट में। और आज हम एक क्लास डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर के लिए। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और आप लोगों को पता होगा कि इस नई संसद भवन के उद्घाटन में जो प्रधानमंत्री ने किया है उसके ऊपर जो है विरोध चल रहा है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ही क्यों किया। साथ ही कुछ लोग पक्ष में भी थे इसके कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। और उस नई संसद भवन को डिज़ाइन किया इतनी बेहतर तरीके से कि पुरानी संसद भवन से बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि इनोवेशन होना ज़रूरी है मॉडर्न टाइम में। और उसमें एक चित्र लगा है जो कि भित्ति नाम दिया गया है जिसको, ठीक है, और उसमें जो है अखंड भारत को दर्शाया गया है। उसी को लेकर आज विवाद चल रहा है कि अखंड भारत पर बौखलाए नेपाल, पाक और बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य में ईरान तक था भारत फिर कैसे बिखरता गया। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं कि जो हमारा भारत था वो मौर्य साम्राज्य में ईरान तक फैला था और आज किस प्रकार से बिखर गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो संसद में इमेज लगाई, जो चित्र बनाया गया है, उसी को लेकर जो है नेपाल, पाक और बांग्लादेश क्या है, ये तीनों कंट्रियाँ बौखलाए हैं। फिलहाल इनको हम इस पेज पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है पूरी डिटेल करेंगे। और ये जो व्यक्ति, सबसे पहले आप इनको देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये जो इस वक्त आरएसएस के प्रवक्ता हैं। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कि ये अखंड भारत को दिखाया गया है इस तरीके से। सो देखते हैं पूरी क्लास को, क्या है ये क्लास के बारे में। और आप लोगों ने आप सभी ने क्या करना है कि क्लास को पूरा वॉच करना है ताकि आपका कोई भी डाउट्स हो तो वो जो है क्लियर होता चले। और हाँ, साथ ही याद रखना कि आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर भी जो है आपके लिए शॉर्ट वीडियो डालते हैं। और 8 बजे वोकेब आती है जो आज नहीं आई लेकिन आपको डेली ही मिलती है, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी क्लास में जो आपने अभी अभी पढ़ा है कि ये कह रहा है कि जो अखंड भारत है, क्या है, जो हमारा अखंड भारत है, ठीक है, अखंड भारत के लिए जो नक्शा दिखाया गया है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्री ने जो है आपत्ति जताई है। ठीक है, इनके विदेश मंत्री ने, इनके जो मेयर हैं, उन्होंने आपत्ति जताई है, इसलिए क्योंकि अखंड भारत जैसा जो चित्र है, जो नक्शा है, वो जो है नई पार्लियामेंट में जो है डिज़ाइन किया गया, जो उसके बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे अभी। सो चलिए देखते हैं क्या है नई संसद भवन के जो भी दर्शाया गया उसके अंदर। सो भारत के नए संसद भवन में एक भित्ति चित्र लगा है जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। सो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक भित्ति चित्र है जिसको हम अखंड भारत कह रहे हैं। और उस भित्ति चित्र के बिहाफ पर ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों कंट्री के द्वारा जो है आपत्ति जताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो भगवान गौतम बुद्ध की जो जन्म स्थली लुम्बिनी से लेकर पुरुषपुर, सोवीर और उत्तराप्रदेश जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए हैं और वर्तमान में ये नेपाल, पाकिस्तान का हिस्सा है। सो क्या समझा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसी जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है कि इसमें भित्ति चित्र है, और भित्ति चित्र में क्या है, ये अखंड भारत को दर्शाता है। वो अखंड भारत क्या है, अखंड भारत कहाँ कहाँ मतलब कि दिखा रहे हैं। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थली है, लुम्बिनी से लेकर पुरुषपुर, सोवीर और उत्तराप्रदेश जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए हैं। और ये जो चारों मतलब कि शहर है, प्राचीन शहर, ये नेपाल और पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए ही ये सभी कंट्रियां बौखला गई हैं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस नक्शे पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराज़गी जाहिर की। भाई मैंने पहले पॉइंट्स में ही स्लाइड पर बताया था कि ये तीन कंट्रियां जो कि इस वक्त बौखलाई हुई हैं, आपत्ति दिखा रही हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की का ये जो कदम है ये विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। तो तीनों कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, उनके जो मतलब कि हाई लेवल के जो लोग होते हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं, उनके द्वारा ही आपत्ति जताई गई है। सो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ने दिखाई है। ये कह रहा है अब की बार बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रालय ने इस नक्शे पर भारत से स्पष्टीकरण मांग लिया है। बांग्लादेश, हसीना ठीक है, जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री उनके द्वारा। सो नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने इसके विरोध में अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया। सो भारत में तो भित्ति चित्र लगाया गया जो कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनके जो जन्म स्थान है, जो प्राचीन शहर हैं, उन्हीं के विरोध में जो मेयर बालेंद्र शाह है उनके द्वारा जो अपने ही ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया गया है।
दूसरी ओर हम जानेंगे कि भारत ने नई संसद में क्यों लगाया ऐसा नक्शा, क्या है अखंड भारत और इसके बनने से टूटने तक का सफर या कहानी। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में भारत जो है, भारत मतलब कि जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, ये ईरान तक फैला था। आखिर क्यों ये बिखर गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब भारत की जो मतलब कि राजनीति है, उसका क्या पर्पस है, क्या वो करना क्या चाहती है, क्या ये सांस्कृतिक को लेकर बात कर रहे हैं या फिर अपने मतलब की कोई पॉलिटिकल चाल है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट रोल भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, कौन, एस जयशंकर। ठीक है, सो देखते हैं उन्होंने भी क्या किया है। इसमें सावर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सो ये तो भाई हमारी नई संसद भवन है, जो कि आपको पता है इसका इनॉग्रेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इसमें भी लोगों ने आपत्ति जताई थी। और ये वो भित्ति चित्र है जिसके लिए ही मतलब इस वक्त विरोध किया जा रहा है, आपत्ति जताई जा रही है 3 कंट्रियों के द्वारा, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के द्वारा। यही वो है कि इसमें कहा गया है कि ये मतलब जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनके जो जन्म स्थलीय लुम्बिनी, सोवीर और उत्तरप्रदेश, ठीक है, सो वहाँ पर उसी को लेकर ये विवाद है, जो कि ये जो है प्राचीन शहर थे, और आज के समय ये नेपाल और पाकिस्तान में स्थित है, जो कि बंटवारा होता गया अखंड भारत का धीरे धीरे से। देखिए, अब जो मैप है, मैप जो लगाया गया है, उस मैप में शामिल कौन कौन से देश हैं। पाकिस्तान को किया गया है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा को दिखाया गया है। भारत का अपनी ओर से तर्क क्या दिया गया है इन सभी को, ये सिर्फ एक संस्कृति है, मतलब कि कल्चर के आधार पर ये नक्शा बनाया गया है, जो कि असल में सम्राट अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है एस जयशंकर, जो कि आपको पता है विदेश मंत्री, इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नए संसद भवन में लगे भारत के मैप में प्राचीन मौर्य साम्राज्य के दौरान राजा अशोक के साम्राज्य को दिखाया गया है। ये पॉलिटिकल नहीं बल्कि कल्चरल। मैंने भी आपको बताया कि संस्कृति को लेकर ये बात कही जा रही है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत जो है ईरान तक फैला था, लेकिन उसके बाद इसका पतन हो गया जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। सो आपको हिस्ट्री में देखने को जरूर मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि उस दौरान मौर्य साम्राज्य के जो अशोक साम्राज्य मतलब कि अशोक के जो साम्राज्य को दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, अब मतलब ये जो दिखाए गए हैं 4 नक्शे इस वक्त से लेकर और पुराने टाइम तक, प्राचीन समय तक दिखाए हैं कि कौन कौन से मतलब कि अखंड भारत में आते थे। इस वक्त हम कैसे हैं, इस वक्त ये भारत का करंट मैप है, जो कि भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के अधिकृत कश्मीर को दर्शाता है। दूसरा जो मैप बनाया गया वो 1947 के बंटवारे से पहले, आपको पता है कि 1947 के बंटवारे से पहले 2 बंटवारे और हुए हैं उसी वक्त 1947 के बाद से। एक तो देखिए उस वक्त जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये 3 कंट्री थी, अखंड भारत था, ये कहा जा रहा है इनसे, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद होता क्या है कि 1947 में तो मतलब कि बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का, लेकिन उसके फिर कुछ सालों बाद 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अलग कर दिए गए, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल रहा था पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने का। तीसरा आता है उससे पहले का कि भारत के साथ अफगानिस्तान, ये भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश और श्रीलंका। सो ये कंट्रियाँ भी भारत के पहले थी, 1947 से पहले का मैप है। अब उससे भी पहले का मैप एक और है, जो कि लास्ट, जो कि पूरी तरीके से दर्शाता है कि यही अखंड भारत, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो है थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान। जैसे कि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत ईरान तक फैला था, और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे क्या इसका भारत जो है खंड खंड होता गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। आखिर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये आपको पता हो कि जो पूजा पाठ होता है वहाँ पर एक मंत्र बोला जाता है कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यव्रत देशांत कर दे। सो इसका मतलब है कि इस मंत्र में जो जम्बू द्वीप है वो 7 द्वीपों को बताता है, जिसमें कि जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, कौंच, शाक, पुष्कर में से एक, ठीक है, बताया जाता है। और जो अभी द्वीपों के मध्य स्थित है जम्बू द्वीप को अखंड भारत की तरह पेश किया जाता है। ठीक, अब ये जो है 1941 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग वामन की एक किताब छपी है। इसमें लिखा है कि भारत के अंदर कई सारे देश आते थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर था। जम्बू द्वीप मतलब कि 7 महाद्वीपों के अंदर, और भारत के अंदर बहुत सारे देश आते थे। भारत किसके अंदर आता था, भारत आता था जम्बू द्वीप के अंदर। ठीक, कोई भी डाउट्स हो इस क्लास से लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत मतलब जो अखंड भारत है उसका विस्तार किस तरीके से हुआ।
आप लोगों को पता हो कि मौर्य साम्राज्य के काल में ही ये हुआ था, काफ़ी बार इस बात को मैं कह चुका हूँ, ध्यान रखना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा जमाने में सफल हुए। कौन हुए? मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त, उन्होंने नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा जमाने में सफल हुए। फिर क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने सिकंदर या नाम याद रखना, सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का राजदूत, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जंग हुई, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हो गई। अब भाई जिसकी जीत होगी उसी का ही साम्राज्य बढ़ता है। नेक्स्ट, इसके बाद उसने क्या करा कि जो सिकंदर है, सिकंदर के सेनापति रहे जो सेल्यूकस से ठीक है, सेल्यूकस से कूटनीतिक संधि के लिए उसकी बेटी हेलेन से शादी की। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है एक, उसमें कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में इसका जिक्र है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक, जो कि संसद में दिखाया गया अशोक की इमेज भी, अशोक, सम्राट अशोक की, मौर्य ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिणी तट पर तमिल राज्य पर भी कब्जा कर लिया। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब कहाँ तक था हमारा जो मतलब कि अखंड भारत है, दिखाया गया है कि इस तरह मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से पूर्व में बंगाल तक, ये कब की बात चल रही है? ये चल रही है जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सिकंदर को हराया गया और उसके बाद जो उसका सेनापति सेल्यूकस से जो नीति बनाई थी उसके बाद की। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला था, इसे ही अखंड भारत कहा जाता है। सो इमेज में आप देख सकते हैं ये यहाँ तक अखंड भारत है। ठीक है, चलिए अब जो अखंड भारत है उसके खंड खंड किस प्रकार से? मैंने आपको बताया कि नंबर 1 जो मौर्य साम्राज्य का उसका पतन, जिस साम्राज्य का पतन होगा उसके बाद उसके जो साम्राज्य होगा, जो भारत है अखंड भारत, उसका भी खंड खंड होगा। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ये आप बहुत सारी की हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे, प्राचीन की जो भी होंगी। इसके बाद अखंड भारत पूरे तरीके से बिखर गया। फिर शांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे जैसे कई साम्राज्य आए। ठीक है, कभी अखंड भारत में चोल और पांडे साम्राज्य का हिस्सा रहा। श्रीलंका भी 1310 ई के बाद आज़ाद हो गया। कुछ समय बाद ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा किया था, लेकिन उसे अलग देश कर दिया। सो होता क्या है कि जो दक्षिणी एरिया है भारत का, वहाँ पर चोल पांडे साम्राज्य है और श्रीलंका जो है 1310 के बाद आज़ाद हो गया। उसके बाद फिर ब्रिटेन ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे अलग देश मानता रहा। 870 ई में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा रहा किस पर? अफगानिस्तान, जो कि आज किसके में? तालिबान के अंडर कंट्रोल में आता है। ठीक, 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच गंटमक संधि हुई, जिससे अफगानिस्तान बफर स्टेट बना, जो 18 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ठीक है, 870 में तो अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन, और 1876 में फिर रूस और ब्रिटेन के बीच एक गंटमक संधि हुई, जिससे अफगानिस्तान बफर स्टेट बना और 1919 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ब्रिटेन 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग कर वहाँ उगेन वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की, और फिर 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि कौन सा देश कब आज़ाद हुआ। जो कि आज़ाद हो रहा तो अखंड भारत से वो अलग करने में कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन का भी एक हिस्सा है भारत को तोड़ने में, अखंड खंड करने में। सो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 1947 में भारत से पाकिस्तान भी अलग हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और बाद में 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कौन बना? बांग्लादेश बना। पश्चिमी पाकिस्तान कौन बना? पाकिस्तान बना। ठीक है, और बीच में है हम कौन? इंडिया। चलिए अब अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आधा का साथ 1924 में जो 11 साल बाद सावरकर हैं, वो जो मतलब कि अंडमान निकोबार जेल से बाहर आए, और इसके बाद उन्होंने अपनी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया है। जिक्र में किया है कि आरएसएस के अखंड भारत के विचार के जो जनक है वो सावरकर ही माने जाते हैं। ठीक, अब 1937 आ जाता है। 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर सावरकर ने कहा, मनाई जाती है, हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए, इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंध से असम तक शामिल है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए ही बता रहे हैं आपको, ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। और सावरकर ने इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी और आरएसएस को सौंप दिया, ताकि ये इसे पूरा कर सके, जिसमें पाक और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। 1947 को कोलकाता में आरएसएस के सर संघ चालक
सदाशिव गोलवलकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान एक अर्नेस्ट कंट्री है, मतलब अनसर्टेन कंट्री है। अगर उसको भारत में मिला दिया जाए तो मिलाने का प्रयास किया जाए ताकि अखंड भारत बनाया जा सके। ठीक है, चलिए आरएसएस के जो अखंड भारत है, इस वक्त जो आरएसएस के प्रवक्ता ये हैं। ठीक है, आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल हैं। लास्ट बात कर लेते हैं कि आरएसएस इस संयुक्त क्षेत्र को एक राष्ट्र मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना है। आरएसएस इस संयुक्त क्षेत्र को राष्ट्र मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना है। सो ये जो क्लास है ये सिर्फ मतलब कि जो अखंड भारत बताया गया उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, जो बताया गया वही हम आपको बता रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक है, लेकिन कुछ लोग जो है अखंड भारत को लेकर जो है विरोध की बात करते हैं। कुछ लोग मतलब कि कुछ ऐसी आलोचना है, मतलब कुछ ऐसी बात करते हैं, ठीक है अच्छा है अखंड भारत बनना चाहिए, बढ़िया है, लेकिन उनका रवैया ठीक नहीं होता। लोगों का कहने का जो तरीका है, कहना अगर किसी को सीखना कोई बेहतर तरीके से, सो आपको फॉरेन मिनिस्टर की बात जरूर सुननी चाहिए कि किस तरीके से बात को कहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन इंसान से सुनना चाहिए हमेशा। संघ द्वारा संचालित सुरुचि प्रकाशन के पुण्य भूमि भारत नाम से एक नक्शा तैयार किया जिसमें कि कुछ जो अखंड भारत के जो देश हैं उनको जो है बदला गया, जिसमें कि अफगानिस्तान को उपगण स्थान, काबुल को कुबा नगर, पेशावर को पुरुषपुर और मुल्तान को मुल्तान, तिब्बत को त्रिविष्ट, श्रीलंका को सिंगल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्म देश और थाईलैंड को श्याम देश कहा गया है। ठीक है, सो गाइस आज की जो हमारी ये क्लास थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि हाल ही में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है अखंड भारत के बारे में। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्लास है, केवल और केवल संस्कृति पर बताई जा रही है क्लास, साथ ही जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से और साथ ही भारत की संस्कृति को लेकर। क्लास में कोई अगर बात छूट गई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, कोई अगर डाउट्स हो उसको भी बता दें। साथ ही याद रखना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिए ताकि आपको क्लासेस मिलते रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।